Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to first lecture of laws of motion chapter. This chapter is very important with CBSE point of view as well as with competition point of view क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में बेस्ड है या काफी सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बेस्ड है। यहाँ पे हम फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे मेनली कि अगर फोर्सेस प्लेन सरफेस पे अगर किसी बॉडी पे एक्ट हो रहा है तो क्या होगा, इंक्लाइन सरफेस पे एक्ट हो रहा है तो क्या होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और वो सारे कॉन्सेप्ट्स है ना हम जो आगे जब हम 12th में जाएंगे या कुछ चैप्टर जो 11th में है करेंगे तो इन कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कॉन्करेंट फोर्सेस वगैरह जैसे भी चीजें हैं जहां पे मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग और व्हेन समथिंग इज अटैच्ड टू थ्रेड या कोई बॉडी थ्रेड से अटैच्ड है एंड बॉडी इज इन मोशन, उस टाइम पे अगर फोर्स एक्ट हो रहा होगा तो फोर्स किस तरह से हमें कंसिडर करना होगा, या फोर्स अगर रिजॉल्व हो रहा है तो रिजॉल्व होकर कौन से फोर्सेस बैलेंस करेंगे और क्यों बैलेंस करेंगे, दोस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, या अगर आप कंसिडर करो लॉज ऑफ मोशन में तो हमारे मन में एक ही दिस पॉइंट आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे, बट जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया करने से पहले सबसे पहले तो हम इस वर्ड पे आ जाते हैं कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमारे लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम इनर्शिया समझ लेंगे फिर हम आगे बढ़ सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, तो इनर्शिया में क्या होता है कि अगर इनर्शिया को अगर आप फोकस करते हो तो लॉ ऑफ इनर्शिया, तो पहले हम इनर्शिया वर्ड पे फोकस करते हैं। इनर्शिया में एक वर्ड है इनर्ट। ठीक है, इनर्ट का मतलब क्या होता है ना, विच इज न्यूट्रल और विच डजंट रिएक्ट। यहां पे इसका मतलब होता है विच डजंट गिव एनी रिस्पॉन्स, जो ना कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, मतलब ये ना अपने ही मोड में बना रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे इनर्शिया। अब यहां पे इनर्शिया को अगर हम मोशन के टर्म में कंसिडर करें ना तो एक टर्म होता है स्टेट ऑफ मोशन, हमें एक टर्म लेना स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन में क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कोई बॉडी रेस्ट पे है, और दूसरा क्या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये 2 पॉइंट है ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशन आ सकते हैं, बट हम ऐसा लेना स्टेट ऑफ मोशन ले तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये 2 पॉइंट हो गया। अभी स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन कैसे बोल सकते हैं, मोशन में क्या होता है, मोशन में जब भी रेस्ट होता है इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मोशन ओनली, मींस वेलोसिटी इज 0, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर रिलेटिंग विद द मोशन ओनली। तो मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन, पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो भी किसी न किसी तरह तो मोशन से लिंक हो ही आ रहा है। तो अगर आपने स्टेट ऑफ मोशन बोला है तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन विल बी द पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। इज दैट क्लियर? अब यहां पे क्या होता है, जब इनर्शिया बोल रहे हैं तो इनर्शिया में क्या बोल रहे हैं ना कि इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, ये पॉइंट पे हम आ जाते हैं। तो पहले क्या होगा, या अगर आपको बोलना है ना तो ये क्या होता है, इट्स अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी remains in its state of motion, in its state of motion, है ना। अब ये state of motion में कब तक बना रहेगा, in the state of motion until unless external force is not exerted or until and unless external force is not applied on the body। ठीक है, अब ये पॉइंट को आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब ना ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, इसके लिए आपको कुछ एफर्ट देने की जरूरत है, नेचुरली ये चीजें होने वाली है। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी द नेचुरल प्रॉपर्टी बाय virtue of which with the help of which body remains in its state of motion, body remains in its state of motion until and unless external force is not applied on it। तो जैसा अभी आपने स्टेट ऑफ मोशन लिया देखो स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब ना कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, ठीक है, तो रिमेन्स एट रेस्ट, ये अगर रेस्ट पे है तो ये क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। और क्या बोल रहा है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, बट ये यूनिफॉर्म मोशन कहां पे होगा, इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस यूनिफॉर्म मोशन हैपनिंग इन स्ट्रेट लाइन, तो देन व्हाट विल हैपन, रिमेन्स इन मोशन, रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये कब तक रहेंगे, रिमेन्स इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता, टिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो इसका मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने रेस्ट पे रख दिया
तो वो फॉरएवर रेस्ट पे रह सकता है इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन दैट वन। सेकेंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव करता रहेगा। इज दैट क्लियर? तो अब क्या होता है, टेंडेंसी वही होती है, टेंडेंसी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहता है, उस टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं। या जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है वो उसी में रहना चाहता है, उसको भी हम बोलते हैं इनर्शिया। या दूसरे टर्म में अगर आपको बोलना है तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच बॉडी रेजिस्ट द चेंज, है ना। ये पूरे टर्म को बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच बॉडी रेजिस्ट द चेंज, ये पूरे स्टेटमेंट को आप हटा के यहां पे एक नया पॉइंट पुट कर दो, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच बॉडी रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो अगर वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करता चेंज करने से, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। अब एक और होता है ना, इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो डिपेंड किसके ऊपर। अभी इनर्शिया के ना बेसिकली अगर हम देखें तो इनर्शिया थ्री टाइप्स, इनर्शिया इज बेसिकली 3 टाइप्स। सो इनर्शिया का 3 टाइप्स होता है। तो जो फर्स्ट टाइप होता है वो क्या हो गया, तो ये पॉइंट है ना, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है, बट अभी इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहले यहां पे जो 3 कंडीशन है, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। जो फर्स्ट टाइप है उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, एक्चुअल में जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया ये वही चीज है, बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। तो एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब जो उसके बाद का पॉइंट है वो क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। हाँ, ये एक्चुअली आपको एग्जाम में आएगा नहीं लिखने के लिए, बट फिर भी क्या आपको इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला का इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि मतलब टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट, टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, दूसरा क्या, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में उसी स्टेट में रहना चाहता है तो उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और जो नेक्स्ट है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। What do you mean by inertia of direction? Inertia of direction is very important कि क्या होता है कि it's a basically inability of any object to change the direction of motion. Inability of any object to change the direction of motion until unless external force is not acting. जब तक external force act नहीं होगा तो inability of any object to change the direction of motion by itself. By itself खुद से डायरेक्शन चेंज करने की इनएबिलिटी को ही बोलते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई बॉडी खुद से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। जैसे अगर आप बोलोगे मैं अभी चल रहा हूं, मैं सडनली टर्न हो जाता हूं, तो मैंने खुद से चेंज कर लिया, आई एम नॉट अबाउट दैट बॉडी। आप कोई ना नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ले लो, उसको आपने मूव किया है, जब तक उसको एक्सटर्नली आप अगर खुद को भी मूव कर रहे हो तो यू आर अप्लाइंग योर मसल्स पावर ना, वैसे तो इटसेल्फ मतलब ऑटोमेटिकली कोई भी बॉडी टर्न हो जाएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं होता है। तो ये 3 आपके टाइप्स हो गए इनर्शिया के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट और टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of uniform motion, tendency to remain in uniform motion, and inertia of direction. So body, inability of any body to change its direction of motion by itself without external force. तो अब ये क्या कह रहे हैं, जब हम कलेक्टिवली इन्हीं चीजों को लेते हैं तो हमको ना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मिलता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट रेस्ट, एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन will try to remain in state of motion until unless external force is not applied on the body. ठीक है, और until compelled to change the state of motion. जब तक वो state of motion change करने के लिए हमने कोई force apply नहीं किया है तब तक object उसी state में रहेगा। तो मैं ना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए स्टेटमेंट रीड कर देता हूं तो दैट यू कैन सी। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट remains at rest and a body in uniform motion remains in uniform motion a straight line until and unless external force is not applied on the body. ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हो गया। अब ये क्या बोले, जो इनर्शिया होता है ना, इनर्शिया डायरेक्टली आप देखो तो इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इनर्शिया है ना वो मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब मोर द मास मोर द इनर्शिया विल हैव। फॉर एग्जाम्पल दे आर सेइंग कि आप इमेजिन करो
कि एक बड़ा कबर्ड ले लो विच इज फुल ऑफ एन नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, उसमें से ना आपको पूरे कबर्ड को शिफ्ट करना है, एक तो ये पॉइंट होगा। दूसरा जो पॉइंट है आपको सिर्फ एक बुक को शिफ्ट करना है, तो इन विच केस यू विल फाइंड आउट मोर डिफिकल्टी एंड ऑल। तो आपको बहुत सिंपल सी बात है कि देखो पहले तो जब भी बुक ना कबर्ड के अंदर है तो बुक इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, और कबर्ड भी वहीं पे रखा हुआ है तो दैट इज ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। आपको क्या करना, दोनों को इंडिविजुअली देखना है। आपने क्या बुक को निकालना है, तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू टेक आउट द बुक तो आपको इतना एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। व्हाई? द मास ऑफ बुक इज लेस, सो द स्टेट ऑफ मोशन जो मेंटेन करने की उसकी टेंडेंसी है, और यू कैन से जो इनर्शिया है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, मतलब इट वांट टू बी एट रेस्ट बट आपने थोड़ा सा एफर्ट डाल के उसको आप मूव कर सकते हो। इट्स वेरी इजी बिकॉज उसका इनर्शिया ज्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ लेस मास। उसका मास अगर कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा, तो देन टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट वो जो टेंडेंसी ना बहुत देर तक नहीं रहेगा। अगर आपने थोड़ा भी फोर्स एफर्ट डाला तो वो स्टेट को आप क्या कर सकते हो, डिस्टर्ब कर सकते हो, मतलब यू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। बट दूसरा कंडीशन है कबर्ड, आप उतना ही फोर्स लगा के कैन आई मूव द कबर्ड फुल ऑफ बुक्स एंड ऑल, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, वो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ना बुक पुट करने के बाद और प्लस कबर्ड का मास अगर मैं ऐड कर दूं इट्स वेरी हैवी। जब मास ज्यादा है तो क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा देन द एबिलिटी और देन द टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट विल बी मोर, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा है, तो हम उसको मूव करना चाहोगे तो विल बी वेरी डिफिकल्ट। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में तब क्या, मान लो कोई बाइसिकल आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, बाइसिकल का मतलब भी नॉर्मल आप साइकिल कंसिडर कर लो, बंदा ड्राइव करके आ रहा है और आप उसको रोकना चाहते हो तो यू कैन डू इट, एंड आप थोड़ा एफर्ट डालोगे तो शायद रुक जाए आपसे, बराबर। क्यों? क्योंकि ना उसका मास कम है। अभी मैं किसके कंपेयर में ले रहा हूं वो आपको देखना जरूरी है। अब आप दूसरा एग्जांपल ले लो ट्रक का, मान लो ट्रक भी सेम वेलोसिटी से आ रही है एंड यू वांट टू स्टॉप दैट ट्रक, विल यू बी एबल टू स्टॉप? वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा है, देन क्या होगा, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो देन इट विल ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बाइसिकल भी वही चाहता है बट उसका इनर्शिया कम होगा। क्यों इनर्शिया कम होगा? क्योंकि उसका मास कम है, तो इनर्शिया कम होने की वजह से मैं उसको इजिली क्या कर सकता हूं, रोक सकता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनर्शिया विल ट्राई टू कीप द बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन, बट ना अगर मास कम होगा तो इनर्शिया का इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा, हम उस बॉडी को इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिस्टर्ब वेरी इजीली इफ मास ऑफ द बॉडी इज वेरी लेस, ठीक है। मास कम है तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्टर्ब कर सकते हो। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, अनटिल एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाई। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, बॉडी मोशन में आ गया, मतलब उसका जो स्टेट ऑफ मोशन था उसको आपने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो ये इनर्शिया वाला पॉइंट आई होप कि क्लियर हो गया रहेगा। नाउ यू कैन सी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। तो स्टेटमेंट हमने देख लिया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया का हमें कुछ एग्जांपल देखना है। सो जैसे ना एक एग्जांपल होता है कि अगर आप ना सपोज करो यू आर स्टैंडिंग इन अ बस, ठीक है, और बस सडनली स्टार्ट हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन। ये सारी चीजें ना हमने लोअर स्टैंडर्ड में लर्न करी है, बट फिर भी एक बार हमारे लिए अभी जरूरी है यहाँ पे इसे रिलेट करने के लिए। तो क्या होता है ना, जब बस स्टेशनरी है, व्हेन बस इज एट रेस्ट, तो हमारा पूरा जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही ना बस विल स्टार्ट, द मोमेंट बस स्टार्ट्स, जैसे बस स्टार्ट होता है तो बस सिंपल सा टास्क क्या होता है कि जो बस तो मोशन में सेट हो गया, बस के कांटेक्ट में हमारा लेग होता है, वो भी मोशन में सेट हो गया, लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है ना, दैट इज फॉलोइंग द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो ना रेस्ट पे रहना चाहता है। हमने 3 इनर्शिया डिस्कस किया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट यहां पे करो तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ने इज ट्राइंग टू बी एट रेस्ट, और लेकिन जो लेग है ना दैट हैज ऑलरेडी मूव्ड अहेड। तो अब देखो सिंपल सा बात है ना, अभी ऐसे तो दिख नहीं पाऊंगा मैं आपको, तो क्या आप यहाँ पे स्टैंडिंग हो और आपका लेग ना आगे बढ़ गया तो आप ऐसे हो जाते हो, अंडरस्टूड? बस में आप ऐसे पीछे, इफ बस विल स्टार्ट सडनली, क्यों? क्योंकि आपका लेग आगे निकल गया, आपका बॉडी वहीं रहना चाहता है, द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल ट्राई टू रिमेन एट दैट प्लेस ओनली, देन यू विल डू लाइक दिस। तो ये एक कंडीशन हो गया। सेकेंड जो है कि अगर मान लो ना ऑलरेडी, जैसे अभी मैंने लिया ना, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन को कैसे रिलेट करोगे? तो इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए भी अगेन सेम क्राइटेरिया कि अगर बॉडी आप कार ड्राइव कर रहे हो, करेक्ट, यू आर ड्राइविंग कार और यू आर सिटिंग बिहाइंड समवन इज ड्राइविंग कार, और क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, यू आर वॉचिंग समथिंग योर मोबाइल, है ना, यू आर नॉट पेइंग योर अटेंशन, आपको कुछ भी आइडिया नहीं क्या है। अब यूनिफॉर्म मोशन में कार चली जा रही है एंड यू आर एंजॉइंग द ड्राइव, कोई इशू नहीं है।
सडनली ना क्या होता है, डॉग आ गया, ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो आपको पता है ना कई बार तो आप तो वाइब्रेट कर जाओगे अंदर ही। हो सकता है शायद अगर आप केयरफुल नहीं हो तो यू मे कोलाइड ऑल्सो, या आप ड्राइव कर रहे हो तो एज अ ड्राइवर ऑल्सो यू मे कोलाइड। जो एक्सीडेंट्स ऐसे ही होते हैं ना कि सडनली कोई ऑब्जेक्ट आ गया एंड यू विल सडनली अप्लाई ब्रेक, तो आप सडनली ब्रेक अप्लाई करते हो एंड यू आर नॉट हैविंग अ सीट बेल्ट। सीट बेल्ट अगर आपने नहीं पहना है तो क्या होगा कि आप कोलाइड हो सकते हो विद द फ्रंट, जो भी रहेगा फ्रंट में जो भी रखा रहेगा, विद द ग्लास, विद द हैंडल और जो भी रहेगा, तो एनीथिंग वॉट एवर यू कंसिडर, जो भी आपके इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे उनसे आप कोलाइड हो सकते हो, दैट कैन हर्ट यू वेरी बैडली। तो अब इस केस में क्या होता है कि व्हेन यू आर ड्राइविंग कार ना, यू आर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन, आप कार के वेलोसिटी में आपका बॉडी क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। फिर सडनली क्या होता है, योर बॉडी इज इन मोशन, आप मोशन में, आपको आइडिया भी नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ड्राइवर ने ना किसी को देखा और ड्राइवर फाउंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अप्लाइंग ब्रेक, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिया। जैसे ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, कार क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। अब कार स्टेशनरी है, अब होता क्या है, कार के कांटेक्ट में हमारा लेग है तो हमारा लेग भी स्टेशनरी होना चाहता है, बट व्हाट हैपेंस, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्टिल इन मोशन। तो क्या होता है कि हो सकता है ना मैं सीट पे नीचे ही पड़ा रहूं और आगे का मैं ऐसे कोलाइड हो जाऊं, तो लोअर पार्ट विल रिमेन इन कांटेक्ट विद द सीट बट द अपर पार्ट विल ट्राई टू शिफ्ट अहेड, क्योंकि अपर पार्ट अभी भी क्या चाहता है, आगे जाना चाहता है, बिकॉज इट इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। तो ये दूसरा हो गया। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको समझा, इनर्शिया ऑफ मोशन आपको समझा। अब हम ले लेते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या होता है कि सपोज यू आर ड्राइविंग अ कार और सडनली आपने लेफ्ट टर्न ले लिया, करेक्ट ना, तो अभी आपका बॉडी ने इस डायरेक्शन में जाने के लिए हैबिचुअल है, बराबर, आपकी कार ना लेफ्ट में मुड़ गई, आपका बॉडी उसी डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है, तो बॉडी ट्राई टू रिमेन इन दैट डायरेक्शन ओनली, और क्या होगा, कार शिफ्ट हो गया। कार टर्न होने के बाद आपकी बॉडी ऐसे, एक्चुअल में आप वहीं पे हो बट बॉडी इधर टर्न हो गई, आप वहीं पे नहीं गया। देखो अब क्या है ना कि मैं यहीं पे रह गया, फॉर एग्जांपल कार आगे निकल गई, तो कार आगे निकल गई, मेरा बॉडी वहीं रहना चाहता है, तो क्या होगा, बॉडी विल टर्न लाइक दिस। अगर बॉडी ने लेफ्ट टर्न लिया तो मैं बॉडी विल टिल्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और इफ कार विल टेक राइट टर्न देन माय बॉडी विल टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? तो अब ये क्या कह रहे हैं ना कि जब हम इन पॉइंट्स को थोड़ा आगे ले लेते हैं, तो इनर्शिया के बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि इन चीजों को अगर मैं दूसरे तरीके से देखता हूं तो ऐसा कंपल्सरी नहीं कि हर टाइम पे जो इफेक्ट होता है ना वो मास के टर्म में ही हो। कभी कभी क्या होता है, इन्होंने कहा कि आप इमेजिन करो, ये एक नया कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या बोले कि आपने कोई इमेजिन करो, एक बॉल ले लो आप, है ना, यू टेक अ स्मॉल बॉल, ठीक है, ये इसका मास हार्डली होगा, समझो कि ना, अगर आपको लेना है तो आप 20 ग्राम ले लो, ठीक है, और बोल रहे यहीं पे आपने एक बड़ा सा स्टोन ले लो या बिग स्फीयर ले लो जिसका मास अराउंड 10 kg है, क्लियर। अब बोल रहे हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से ड्रॉप किया एंड दे आर फॉलिंग एट द सरफेस ऑफ अ ग्लास। ग्लास स्लैब है या एक ग्लास है, उसके ऊपर ये गिर रहा है, ग्लास स्लैब है, नॉर्मल ग्लास है ऑन व्हिच दिस टू ऑब्जेक्ट्स आर फॉलिंग। तो अब ये क्या करेंगे, जब ये ऑब्जेक्ट्स यहां से फॉल होंगे ना, व्हेन दे विल रीच टू दिस सरफेस, सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, तो यू कैन सी वन थिंग, दे आर सेइंग कि ना ये दोनों ऑब्जेक्ट का जो फाइनल वेलोसिटी होगा ना वो सेम होगा। कैसे फाइनल वेलोसिटी सेम होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला है हमारे पास ना, v इज इक्वल टू u प्लस gt, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट का 0 है, g का वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, 9.8 होगा, t का वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा। क्यों सेम होगा t का वैल्यू, क्योंकि वहां से जितना टाइम इस ऑब्जेक्ट को लगेगा उस ऑब्जेक्ट को भी उतना ही टाइम लगेगा, बिकॉज वी इमेजिन एयर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऐसा हम इमेजिन करके चल रहे हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा ये फॉर्मूला भी ले लो, b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as या 2gs, यहाँ पे u की वैल्यू 0 है और g की वैल्यू क्या है, ये भी फिक्स है 9.8, जो s की वैल्यू है वो भी तो फिक्स होगी ना यहां से यहां तक का, अब उस टाइम में भी देख लो। तो क्या होगा, जब ये सारी चीजें डिसाइडेड है तो v भी डिसाइड हो जाएगा, मतलब वो हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट उससे फर्क नहीं पड़ता, बट बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग टू स्ट्राइक द ग्लास विद द सेम वेलोसिटी। बट यहां पे क्या दिखता है हमको कि सेम वेलोसिटी होने के बाद भी, है ना, जो हैवियर ऑब्जेक्ट है दैट विल इन्फ्लुएंस द ग्लास वेरी बैडली, ठीक है। सो यू कैन से हैवियर मास, सो हैवियर बॉडी विल शो more effect on glass in compared to lighter body, clear? So heavier body अपना इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा लाइटर बॉडी के कंपेयर में। तो अब हमने देखा ना कि यहां पे एक चीज अपने को समझ में आया कि चलो ठीक है, जब ना दो ऑब्जेक्ट्स ना उनकी वेलोसिटी अगर सेम है
उनका मास डिफरेंट है, तो उनका इफेक्ट कहीं पे अगर एक्सर्ट होगा या दिखेगा तो वो डिपेंड करता है मास के ऊपर। मतलब उसका इफेक्ट ज्यादा होगा अगर मास ज्यादा होगा। किसी मोशन का इफेक्ट अगर मुझे देखना है तो इफेक्ट विल बी मोर व्हेन द मास इज मोर। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब इन्होंने एक ना अलग से पॉइंट लिया है, दिस पॉइंट इज वेरी लॉजिकल। इन्होंने एग्जांपल ले लिया है गन एंड बुलेट। सो गन एंड बुलेट का एग्जांपल ले लिया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, अब आपने क्या किया ना, गन से बुलेट को फायर किया है ना। सो बुलेट फायर फ्रॉम गन, एक तो ये कंडीशन हो गया। अब दूसरा क्या हो गया, बुलेट थ्रोन बाय अ मैन। अब ये दो कंडीशन है, एक केस में बुलेट को क्या किया, फायर किया गन से, दूसरे केस में क्या है, बुलेट को जस्ट लाइक दैट थ्रो किया हुआ है। तो किस केस में आपको ज्यादा एफर्ट लगेगा टू स्टॉप द बुलेट? ठीक है, तो इस केस में जो एफर्ट होगा, इस केस में जो एफर्ट होगा और इस केस में जो एफर्ट होगा, तो किस केस में एफर्ट ज्यादा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है कि बुलेट फायर फ्रॉम द गन, जो एफर्ट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द बुलेट थ्रोन बाय अ मैन, एफर्ट विल बी व्हाट, लेस। सो अगर ना किसी ने बुलेट से फायर किया, उसको अगर रोकना है तो उसके लिए जो एफर्ट लगेगा उसको स्टॉप करने के लिए दैट विल बी वेरी हाई इन कंपेयर टू बुलेट थ्रोन बाय अ मैन। सपोज किसी बंदे ने बुलेट को फेंका है तो शायद हो सकता है हम लोग उसको नॉर्मली भी रोक सके, या हो सकता है ना कि मैं कोई जैसे क्लॉथ एंड ऑल लगा के मैं उसको रोकने की कोशिश करूं तो दैट कैन बी डन। बट अगर आप इमेजिन करो कि ये बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन एंड यू आर ट्राइंग टू स्टॉप विद द क्लॉथ, वेरी डिफिकल्ट। अगर आप मान लो कि ना कोई ना ट्री का ट्रंक है, उसमें अगर स्ट्राइक करेगा तो रुक जाए, या वॉल में उसको स्ट्राइक करेगा तो रुक जाएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया कि अगर बहुत ज्यादा रिजिड सपोर्ट है तो वही उसको रोक सकता है, और ये बुलेट को तो आप नॉर्मली भी रोक सकते हो, मैनुअली जैसे जनरल टर्म में भी रोक सकते हो, है ना। आप खुद से ही उसको फोर्स लगा के रोकने की कोशिश करोगे तो यू कैन स्टॉप इट, ठीक है। या यू विल पुट एफर्ट फ्रॉम योर साइड, ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्या आपको प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा, बट शायद जब बुलेट ना गन से फायर होगा तो वो प्रिकॉशंस भी आपको हेल्प नहीं करे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे एक और पॉइंट हमको समझ में आया कि ये जो हमने समझ में आया था, हैवियर बॉडी विल शो मोर इफेक्ट ऑन ग्लास इन कंपेयर टू लाइटर बॉडी। बट यहां पे क्या होगा कि ना दोनों बॉडी का मास तो सेम है, मतलब सेम बुलेट को मैंने गन से भी फायर किया और सेम बुलेट को मैंने थ्रो भी किया, तो व्हाट इज सेम, जब बुलेट को हमने ना गन से फायर किया है तो इट विल शो मोर इफेक्ट, ठीक है। सो बॉडी मूव विद द ग्रेटर वेलोसिटी विल शो मोर इफेक्ट, विल शो मोर इफेक्ट, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट में ये कवर हो गया कि इन कंपेयर टू जो बॉडी जिसका वेलोसिटी स्लो होगा उसके कंपेयर में क्या होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ना बॉडी मूविंग विद द ग्रेटर वेलोसिटी विल शो मोर इफेक्ट, तो लेसर वेलोसिटी होगा तो विल शो लेस इफेक्ट। दैट पॉइंट इज वेरी क्लियर टू अस नाउ। तो अभी ये बोल रहे हैं ना कि अब इन चीजों को कलेक्टिवली अगर लेना, तो मतलब ना कोई बॉडी अगर ना मोशन में है तो मोशन का जो इफेक्ट है ना दैट कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मास एंड वेलोसिटी बोथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे देखो, सिर्फ अगर आप मास लोगे तो आप कंसिडर नहीं कर सकते हो सकता है ना ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी हैवी है एंड वेरी सिमिलर टू बुलेट का वेलोसिटी, तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा, तो सिचुएशन और भी वर्स हो जाएगा। तो अब ये बोल रहे हैं देयरफॉर effect of motion can be seen in terms of velocity and mass both. So therefore the effect of motion can be seen in terms of mass of body, in terms of mass of body, as well as in terms of velocity of body, ठीक है। और ये दोनों चीजें क्या होंगे, ऐड होंगे, क्या देंगे। अब ये दोनों चीजें साथ में आती हैं तो क्या होता है, तो इन्होंने क्या बताया है कि जब मास और वेलोसिटी साथ में आता है तो एक नई क्वांटिटी आती है जिसका नाम है मोमेंटम, ठीक है। तो एक हिसाब से देखिए ना, तो ये क्या है, मोमेंटम इज द इफेक्ट ऑफ मोशन। अब उसको दूसरे टर्म में देखो, जैसे मैं बताना, अगर इफेक्ट ऑफ मोशन कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ बॉडी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, तो एक हिसाब से देखें तो वो इफेक्ट है ना, मार्केट करे, वो इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। तो मोमेंटम क्या होगा, इफेक्ट ऑफ मोशन, इफेक्ट ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल लाइटर मास है, लेस वेलोसिटी है, तो इफेक्ट कैन बी सीन वेरी लो। बट अगर समझो कि स्मॉल लाइटर ऑब्जेक्ट है बट ना ग्रेटर वेलोसिटी लाइक बुलेट, तो यू कैन सी द मोर इफेक्ट। और यू कैन से कि हैवियर ऑब्जेक्ट है, लेस वेलोसिटी है, तो उस टाइम पे जो इम्पैक्ट होगा, और हैवियर बॉडी है और हैवियर वेलोसिटी मतलब मोर वेलोसिटी है, तो उस टाइम पे इफेक्ट फर्क तो होगा ना।
फॉर एग्जाम्पल क्या आप ले लोगे, एक ट्रक आप कंसिडर करो, ट्रक अगर मूव कर रहा है तो ट्रक का मास यू कैन अंडरस्टैंड कितना है, ट्रक का मास इज 1000 kg, बराबर, मतलब 8000 kg, 4000 kg, समथिंग लाइक दैट। सो 4000 kg या 8000 kg इज द मास ऑफ ट्रक, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कौन से ट्रक की आप बात करें। अब वो ट्रक मूव कर रहा है, तो अगर वो ट्रक मूव कर रहा है तो उसका मास होगा, बराबर। अब वो वेलोसिटी के साथ में जब एसोसिएट होगा, तो अब समझो कम वेलोसिटी से ट्रक ने किसी को स्ट्राइक किया और ग्रेटर वेलोसिटी से किसी को ट्रक ने स्ट्राइक किया, तो दोनों केस में क्या होगा, दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जब वो लेस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा तो हो सकता है बंदे का एक्सीडेंट हो, बट ना हो सकता है सर्वाइव कर जाए। बट जब ग्रेटर वेलोसिटी से मूव करते हुए जब वो स्ट्राइक करेगा तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट पर्सन इज गोइंग टू डाई। 90% केसेस में होगा उसकी डेथ पक्की है अगर ना ग्रेटर मोमेंटम से बॉडी ने स्ट्राइक किया, मतलब ट्रक ने स्ट्राइक किया बॉडी को। तो इफेक्ट ऑफ मोशन जो है किस फॉर्म में, मोमेंटम। तो इफेक्ट ऑफ मोशन इज मोर, या यू कैन सी द ग्रेटर अमाउंट ऑफ इफेक्ट ऑफ मोशन व्हेन मास एंड वेलोसिटी बोथ आर हायर, ठीक है। सो अब ये क्या कह रहे हैं, अब इस पॉइंट को हम थोड़ा सा और भी ले लेते हैं दूसरे तरीके से। तो ये क्या हो गया कि ये जो मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सो इट्स अ क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by body, मतलब ये पूरा टर्म ना वही हो गया, क्वांटिटी ऑफ मोशन, मतलब मोशन का इफेक्ट कितना ज्यादा है या बॉडी के अंदर कितना वो इफेक्ट इंक्लूडेड है, उसी इफेक्ट को हम बोलेंगे मोमेंटम, ठीक है। तो अगर सिंपल टर्म में अगर मुझे मोमेंटम लेना है तो वी आर फाइंडिंग मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट, मतलब इनका इफेक्ट ना, अब आप देख सकते हो ना कि सिर्फ अकेले के मास के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास अगर ज्यादा है और वेलोसिटी भी ज्यादा है तो इफेक्ट और भी ज्यादा होगा। मास ज्यादा है, मान लो वेलोसिटी कम है, तो शायद हो सकता है इफेक्ट कम भी हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कंडीशन ऐसा होता है कि मास ज्यादा होगा, वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, तो क्या होगा, इफेक्ट ज्यादा होगा, है ना। तो अब अगर दोनों की वजह से इफेक्ट ज्यादा करना है तो एक ही ऑप्शन है, मल्टीप्लीकेशन। दो क्वांटिटीज अपने इफेक्ट को तभी मैक्सिमम कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो विद विल मल्टीप्लाई। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज एक्चुअली इफेक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स। तो इनका इफेक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब मास ऑफ बॉडी विल मल्टीप्लाई विद द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब यहां पे जो पॉइंट आया, तो ये क्या कह रहे हैं, कहीं कहीं पे आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगा मोमेंटम। मोमेंटम इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एक्वायर्ड इन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो ये क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो बॉडी का मास होगा, जो वेलोसिटी होगा, वही क्या देगा, उस बॉडी का मोमेंटम देगा उस टाइम के लिए या उस पर्टिकुलर पॉइंट और इंस्टेंट के लिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो सकता है शायद ना ये मोमेंटम चेंज हो जाए। तो देखो एक चीज यहां पे है कि अगर आपको मोमेंटम चेंज करना है किसी बॉडी का, तो मोमेंटम चेंज करने के लिए व्हाट डू वी नीड, तो देख सकते हो ना यहाँ पे, अगर बॉडी का मास चेंज करोगे तो भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज करोगे तो भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट को थोड़ा सा हम डीपली एनालाइज करते हैं कि इसमें ना ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या क्या है। तो ये बोले जो मोमेंटम का नोटेशन होता है ना, मोमेंटम का नोटेशन होता है पी, ठीक है। मास का नोटेशन होता है स्मॉल एम, वेलोसिटी का नोटेशन हो गया वी। तो ये बोले मोमेंटम का क्या होगा, पी इज इक्वल टू एम वी हो गया। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट? यूनिट बहुत सिंपल सा है कि मास का यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो ये केजी पर मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसका यूनिट केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड उसका यूनिट हो जाएगा। जो अब तक हमने डिस्कस किया उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अब तक कैप्चर किया, दैट इज द मोमेंटम। कि मोमेंटम क्या होता है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ये पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि मोमेंटम को हम कैसे ना रिलेट करते हैं, तो मोमेंटम ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए क्या होता है वो पॉइंट देखना। तो अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया, जैसे ना फर्स्ट लॉ का क्या रूल था कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं करना है, जो रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहेगा, जो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अब इन्होंने बोला कि चलो हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, हम देखना चाहते हैं फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या बिगड़ जाता है हमारा, है ना। हमने स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। तो ये बोल रहे हैं ना कि जब आप स्टेट ऑफ मोशन को डिस्टर्ब करते हो तो आपको ना कुछ कंडीशंस देखने को मिलता है। पहला क्या कंडीशन देखने को मिल सकता है कि एक मैं क्या देखता हूं, बॉडी ना पहले से रेस्ट पे था, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। आपने उसके ऊपर क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। अब ना आप बहुत ज्यादा स्मार्टली बोलोगे ना बॉडी एक्सेलरेट हो गया, चलो ठीक है मैं वो भी एक्सेप्ट कर लेता हूं कि ना क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा,
ठीक है। बॉडी एट रेस्ट पे, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, इट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। मतलब बॉडी रेस्ट पे था, उसका वेलोसिटी गेन हुआ तो बॉडी एक्सेलरेट हुआ है। अब दूसरा जो पॉइंट हमको समझ में आ रहा है वो ये है कि बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, तो अभी किस डायरेक्शन होगा, इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर। यहां पे दो चीजें मैं देख सकता हूं, दो क्या तीन चीजें मैं देख सकता हूं, है ना। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, ठीक है, एक तो पॉइंट मुझे ये दिख रहा है। दूसरा पॉइंट मैं देख सकता हूं वेरी इफेक्टिवली कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस। और जो तीसरा पॉइंट है वो डिक्रीजेस से ही रिलेटेड है, बट थोड़ा सा उसमें क्या है वेरिएशन आ जाता है। थर्ड पॉइंट में क्या देखता हूं, बॉडी स्टॉप्स, ठीक है। सो मैंने जो ना, और इन सारी चीजों में भी ना बॉडी क्या होगा, एक्सेलरेट होगा या डिसेलरेट होगा, है ना। तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे एक्सेलरेशन होगा और क्या होगा, डिसेलरेशन होगा, ठीक है। ये हमने जो पहले लर्न किया ना उस बेसिस पर हमने ये कंक्लूजन निकाला है। तो जो ओवरऑल हमने देखा है वो क्या है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस, ठीक है। तो व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, velocity of body changes, velocity of body changes, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने से। तो अब जो मैंने एक और पॉइंट यहां पे लर्न किया है कि इसके पास मास होगा, क्लियर। अब ना जब मोशन में होता है ऑब्जेक्ट, तो अगर आपको याद होगा ना मोमेंटम का, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। सो जो क्वांटिटी है, या यू कैन से ना इट्स अ इफेक्ट ऑफ मोशन व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अब देखो पहले क्या था, बॉडी का मास अलग था, बराबर। तो उस टाइम पे बॉडी का वेलोसिटी कुछ रहा होगा नहीं रहा होगा। फिर यहां पे देखो बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी नहीं होगी। अब वेलोसिटी यहां पे इंक्रीज हो गया, तो मतलब देखो मास फिक्स है, वेलोसिटी इंक्रीज हो गया तो हो सकता है मोमेंटम इंक्रीज हो गया रहेगा। मास फिक्स है, वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, हो सकता है मोमेंटम डिक्रीज हो गया रहेगा। अंडरस्टूड। तो डायरेक्टली if you see force applied on any body, velocity of body changes. तो अब क्या बोलोगे आप, which changes the momentum of body as well, ठीक है। अब ना ये बॉडी का मोमेंटम भी चेंज करेगा। तो मतलब एक मैंने बात समझ ली है ये कि जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी इज रिस्पांसिबल फॉर द चेंज इन मोमेंटम। मतलब फोर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, चेंज इन मोमेंटम से लिंक हो रहा है। अब ये क्या बोल रहे हैं यहां पे कि जब चेंज इन मोमेंटम को स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये बोले चेंज इन मोमेंटम को दूसरे वे से स्टडी करो। फॉर एग्जांपल आप देखो कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है ना, जस्ट वेलोसिटी चेंज हो रही है, इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो ये क्या कह रहे हैं, अगर ना जैसे अभी यहां पे वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, ये एक्सेलरेशन है ना। तो अब आप बताते हो कि इफ टाइम इंटरवल इज इंक्रीज्ड, टाइम इंटरवल इज इंक्रीज्ड, ठीक है। आपने टाइम इंटरवल क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बराबर। तो टाइम इंटरवल इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, जो वेलोसिटी गेन या जो वेलोसिटी लॉस होगा उसमें फर्क पड़ता है। मतलब वेलोसिटी गेन बहुत ज्यादा होगा या वेलोसिटी लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो मतलब यहां पे देख लो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर यहीं पे जैसे कि अभी टाइम, यहां पे तो टाइम के हिसाब से मोमेंटम के टर्म में, only in terms of momentum when I am taking, only in terms of momentum. So more time it will take. If it will accelerate for the longer time, then the velocity change will be larger. The velocity change will be larger. अभी उस टाइम को यहां से वेट नहीं करना, उसको थोड़ा डिफरेंट वे से, जस्ट आई वांटेड टू से कि अगर टाइम आप ज्यादा देते हो, बॉडी एक्सेलरेट या डिसेलरेट हो रहा है, तो उनके वेलोसिटी में बहुत ग्रेटर चेंज होगा। दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर, है ना। जैसे अगर आपने ले लिया फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at ले लिया है, u की वैल्यू जो भी हो, एक्सेलरेशन है बॉडी का वो फिक्स है। तो अगर मान लो टाइम चेंज हो रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा गेन वो भी क्या होगा, चेंज होगा। या हो सकता है कि डिसेलरेशन होगा तो वेलोसिटी जो लॉस होगा या जो फाइनल वेलोसिटी जो रिड्यूस होकर मिलेगा वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी इज मोर बिकॉज ऑफ टाइम, मतलब टाइम ज्यादा चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज ज्यादा होगा। अब बोल रहे हैं वो यहां पे कैसे रोल प्ले करता है, ये बोला आप इमेजिन करो कि वेलोसिटी चेंज इज हैपनिंग वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम और इट्स टेकिंग अ सफिशिएंट टाइम, ठीक है। यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहां पे कि टाइम जितना ज्यादा लगेगा उतना ज्यादा आपको वेलोसिटी गेन मिलेगा, ठीक है। और जितना कम टाइम लगेगा शायद वेलोसिटी गेन उतना कम होगा एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के लिए।
तो क्या वही कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल है? तो यहाँ पे बोल रहे कि नहीं, वैसा कुछ नहीं देखने को मिला। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब आप इमेजिन करो कि अगर कोई बंदा जंप कर रहा है फर्स्ट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग से, है ना, ग्राउंड फ्लोर पे जंप कर रहा है, बंदे ने ग्राउंड फ्लोर पे जंप किया, ठीक है। तो आप इमेजिन करो जैसे अभी अपने अजम्पशन के हिसाब से हम ले रहे हैं कि जैसे कि अभी ना एक फ्लोर का जो हाइट होता है वो होगा 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर ले लो आप। तो आप उसके हिसाब से ले लो, तो अगर मान लो कि इसको ना 3 सेकंड लगता होगा ग्राउंड पे पहुंचने के लिए, तो अगर 3 सेकंड जी के हिसाब से नहीं, 3 सेकंड में बहुत ज्यादा होगा, 1 सेकंड में वो पहुंच जाएगा। मान लो कि जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा ना, तो अराउंड उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं 9 मीटर पर सेकंड। समझो कि जब बंदा यहां से जंप करेगा इस साइड से, है ना, बंदे ने यहां से क्या कर दिया, जंप कर दिया, ठीक है। ये सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं है, ये नॉर्मल है, इज डूइंग सम एक्टिविटी। ये किसी रीजन से हो सकता है ना, घर में लॉक हो गया हो, उसको बाहर निकलना है, अब यहां से जंप कर गया, बाहर निकलने के लिए फर्स्ट फ्लोर से जंप कर गया। जब वो ग्राउंड पे ना गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, जब वो ग्राउंड को अप्रोच कर रहा है 9 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इतना वेलोसिटी जब वहां पहुंचा था। लेकिन क्या होता है कि जब वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को तो उसकी वेलोसिटी टर्न हो जाएगी 0 में। अब ये चीजें जो हो रही है ना, वेरी लेस इंटरवल ऑफ टाइम, मे बी टी इज 0.01 सेकेंड में, इतने टाइम में ये सारी एक्टिविटी हो गई। फॉर एग्जाम्पल यहां हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा होगा तो 0.1 सेकंड में एक्टिविटी हुई, उसकी वेलोसिटी ना 9.8 से 0 को चेंज हो गई कितने, 1 सेकंड में। अब बोल रहा है कि मान लो ये सेम एक्टिविटी है, जैसे जब वो ना जंप करने वाला वहां से, मान लो सोसाइटी वालों को पता चल गया, तो अभी सोसाइटी वालों को पता चल गया तो दे वांट टू बेसिकली क्रिएट सम सेफ्टी फॉर हिम। तो अब वो जब सेफ्टी के लिए क्या किया, उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एयर फिल्ड बलून लगा दिया इन्होंने, है ना, एयर बलून ना जो प्लेटफॉर्म होता है आपने देखा होगा, क्लियर। अब यहाँ पे इन्होंने एयर बलून लगा दिया, जब वो जंप करेगा तो अब वो जंप करेगा, जब इसको स्ट्राइक करेगा तो मान लो 9.8 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करेगा, बट जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी ना, तो अब जो टाइम इंटरवल है ना उसको हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो ये क्या होता है ना, सडनली 0 पे नहीं होगा, ये बलून क्या है, नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाने के बाद वो बाउंस होगा, बाउंस होने के पहले उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो ये 9.8 से 0 तक पहुंचने के लिए हो सकता है उसको 1 सेकेंड और 2 सेकेंड लगता हो। तो ये टाइम इंटरवल बढ़ा देने से क्या फर्क पड़ता है कि देखो, ये जब इसको जंप करेगा ना तो उसका बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक हिसाब से देखा जाए तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस हम उस टर्म में ले रहे हैं, तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स का बॉडी एक्सपीरियंस करेगा वो ज्यादा होगा या कम होगा। तो मैं क्या देख रहा हूं फर्स्ट केस में कि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस है ना, जो चेंज इन वेलोसिटी, देखो एक चीज तो मुझे समझ में आ गया, ये जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसके मास से एसोसिएट होके, तो वो क्या, चेंज इन मोमेंटम। मैंने यहाँ पे देखा फोर्स ज्यादा होगा अगर चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है तो, है ना। आप समझो ना, स्लोली मूविंग अगर ट्रक है, अगर किसी को स्ट्राइक करता हो, और फास्ट मूविंग ट्रक है किसी को स्ट्राइक करता हो, किसमें फोर्स ज्यादा होगा तो आप समझ ही जाओगे। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है वो क्या है, फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम को, है ना, मुझे लेना है टाइम के साथ में। तो मैंने देखा यहाँ पे टाइम इंटरवल कम है लेकिन ना फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, क्यों, क्योंकि सडनली अगर बॉडी रुक जा रही है तो इसका मतलब फोर्स का अमाउंट ज्यादा एक्ट होगा उसके ऊपर। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट में क्या हो रहा है, ये पॉइंट में क्या होगा कि टाइम इंटरवल ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बोल रहे हैं कि टाइम अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, या टाइम अगर आपको कम लग रहा है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें टाइम कम लग रहा है तो बॉडी पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसमें बॉडी पे फोर्स कम एक्सर्ट होगा। ये बोल रहे हैं ये सारी चीजें जब कलेक्टिवली आती हैं तो हमको पता चलता है कि फोर्स जो होता है ना, फोर्स क्या होता है, ये होता है mv माइनस यू अपॉन टी, जहां पे mv को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा, अभी ध्यान से देखो जरा। तो ये जो mv है ना, mv क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा, mu हो गया इनिशियल मोमेंटम। कैसे, ये v फाइनल वेलोसिटी तो फाइनल मोमेंटम का u इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम होगा, तो ये डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये जो फोर्स होता है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम और टाइम का कलेक्टिव इंफॉर्मेशन होता है। इज दैट क्लियर? तो जो आप तक हमने लर्न किया था, फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस, ए पॉइंट है, फिर वेलोसिटी व्हिच चेंजेस द मोमेंटम ऑफ बॉडी एज वेल। और उसके बाद एक और चीज हमको दिखाई देता है कि वो बॉडी जो होता है ना, ये मोमेंटम चेंज, तो फोर्स इसके अलावा क्या होता है, फोर्स का वैल्यू ना, जो टाइम इंटरवल है चेंज इन वेलोसिटी का, वो कम और ज्यादा होगा, तो उसके हिसाब से भी फोर्स का जो इफेक्ट है कम और ज्यादा होगा। तो एक हिसाब से जो चेंज इन मोमेंटम है ना, ये चेंज इन मोमेंटम ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है जो फोर्स के टर्म में जनरेट होता है। तो फोर्स इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप पॉइंट लिख लोगे तो बेहतर होगा आपके लिए कि फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहां पे हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन जो स्टेट करता है,
अभी आपको बताना है तो बता दो, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मतलब कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ फोर्स। मतलब कम टाइम में अगर बॉडी को स्ट्राइक करके चला गया ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा? या जैसे ना अभी इसके एग्जांपल्स होते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं तो आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएगी। फिर एंड में हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट देते हुए वी विल वाइंड अप फॉर टुडेस क्लास। तो अगर आप एग्जांपल के लिए लेना है कि जब भी ना बैट्समैन ना बॉल को हिट करता है, ठीक है, बैट्समैन विल हिट द बॉल और ना फील्डर जब उसको कैच करने वाला होता है तो फील्डर इज अबाउट टू कैच, तो फील्डर क्या करता है ना, फील्डर उसको ना तुरंत कैच नहीं करता, फील्डर अपने हाथ को पीछे लेके आता है ना। क्यों पीछे लेके आता है? बिकॉज ना उसको बताया है कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब अगर सडनली जो बॉल की वेलोसिटी है उसको सडनली जीरो कर देंगे वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी वेरी हाई और ना उसको बहुत बैडली हर्ट करेगा। तो वो क्या करता है, बॉल को ऐसे ऑलमोस्ट टच हुआ है, इज टेकिंग हैंड बिहाइंड बिकॉज ही इज इंक्रीजिंग द टाइम इंटरवल। एक तो हाथ से वो टच कर रहा है, मान लो कि बॉल का स्पीड है 90 जो भी रहेगा किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहा है बॉल, है ना। सो अभी वो क्या होगा कि जैसे वो बॉल उसके हाथों में पहुंचेगा, टच करेगा, तो वो 90 से 70, 60, 40, 50, 30, नॉर्मली क्या होता था अगर 90 पे सडनली उसने रोक लिया तो 90 से सडनली जीरो हो गया, तो टाइम तक तो कम हो गया, ये पॉइंट तो हमको दिख रहा है। दूसरा, वेलोसिटी 90 से जीरो हो गया तो चेंज इन मोमेंटम भी बहुत ज्यादा हो गया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा हो गया, तो या ना चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगा तो मोमेंटम का जो चेंज होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि ना आप थोड़ा सा उसको टाइम इंटरवल दो, तो 90 से थोड़ा पीछे लेके जाओगे तो 90 से 89, 88, 87 हो सकता है आपके हाथों से थोड़ा बहुत टच हो जाए तो वेलोसिटी और भी कम होगा। तो जब आप रोकोगे तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जब आप रोक रहे हो बॉडी का वेलोसिटी जीरो होगा, बट हो सकता है जब आप रोकने की कोशिश करो उसके पहले तो वेलोसिटी 25 था तो 25 से तब जीरो पे हो रहा है। या अगर मैं 90 से लूं तो 90 से जीरो पे होने के लिए टाइम इंटरवल मैंने बहुत ज्यादा दे दिया, मतलब मैंने 2-3 सेकंड्स का टाइम दे दिया। वैसे 2-3 सेकंड्स का टाइम तो लगता नहीं, बट एग्जांपल ले लो कि 1 और 2 सेकंड्स का टाइम भी दे दिया तो भी काफी है। आपको क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ फोर्स आपके बॉडी पे एक्सर्ट होगा वो क्या होगा, कब हो जाएगा। एक होता है ना एथलीट को आपने देखा होगा ना लॉन्ग जंप के टाइम पे जो बेट होता है ना, जो बेट होता है ऑन विच ही इज गोइंग टू जंप, वो या तो कुशन बेट होता है या नहीं तो सैंड बेट होता है। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल ग्राउंड पे जंप करेगा तो बंदे का वेलोसिटी ऑलरेडी है, जब वो जंप है मास है उसका और बॉडी के पास वेलोसिटी और मोमेंटम होगा, जब वो बॉडी स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को सडनली वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो जो फाइनल मोमेंटम वो भी जीरो हो गया। तो ही हैड सम इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम जीरो होने में उसको बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर ग्राउंड रिजिड है इट विल हर्ट वेरी बैडली टाइम कम होने की वजह से, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज वेरी हाई। मतलब एक पर्टिकुलर फोर्स या मोमेंटम है, टाइम कम हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी वेरी हाई। सेकेंड पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो कुशन बेड पे अगर यानी वो सैंड बेड पे होगा तो जैसे ही वो सैंड बेड पे जंप करता है सडनली उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती, तो जो सैंड होता है ना उसकी वेलोसिटी को स्लोली स्लोली क्या करता है, डिक्रीज करता है तो टाइम इंटरवल बढ़ा देता है ना, उसके रुकने का टाइम इंटरवल बढ़ जाता है। तो टाइम इंटरवल बढ़ गया तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो अमाउंट ऑफ फोर्स बॉडी पे एक्ट होता है दैट इज लेस। तो अब जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसका स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फोर्स इज directly proportional to rate of change of momentum or force is defined as rate of change of momentum. Newton's second law of motion states that force is rate of change of momentum. आप ऐसे बोल सकते हो, या होता है कि force is defined as the rate of change of momentum, या आप बोल सकते हो force is directly proportional to rate of change of momentum. एक और बात है ना जहां पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लोगों का ऐसा मानना है F is equal to ma is the Newton's second law of motion. This is wrong. ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है जो हमको डे टू डे लाइफ में चीजों को समझने में हेल्प करता है। तो जैसे ना अभी कोई स्टैंडर्ड चीजें हैं उनको अगर हम एडजस्ट करना चाहते हो तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके उस टर्म में लेके आते हैं जिसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्लास में आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू वेरी मच।